नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा साहब अगर नाम छिपाया। उत्तराखंड में धामी सरकार का इससे बड़ा, इससे विस्फोटक फैसला नहीं हो सकता। बहुत बड़ी खबर है कांवड़ यात्रा को लेकर। अभी अभी मुझे खबर मिल रही है कि 2 लाख का जुर्माना देना होगा अगर नाम छिपाया। मालिक का नाम कांवड़ रूट पर उत्तराखंड में बिना नाम चलने वाली दुकानें बंद होंगी। रेस्टोरेंट, ढाबा, इन सब के नियम सख्त कर दिए गए हैं। मालिक का नाम बताना होगा, लाइसेंस, पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब अगर आप परवेज हैं, आपने परवीन के नाम से दुकान खोली हुई है तो आपको असली नाम अपना बताना पड़ेगा। वैष्णो ढाबा के नाम से आपने दुकान खोली है, आप हैं कोई मुस्लिम भाई, आपने नाम छिपाया। उत्तराखंड में अगर यह सब हो रहा है कांवड़ रूट पर, कांवड़ यात्रा को लेकर, यह धामी सरकार का फैसला है। यूपी में इस तरह का फैसला नहीं है, यह धामी सरकार मतलब उत्तराखंड। जैसे हरिद्वार एंटर आप करेंगे, आप मुजफ्फरनगर वाला रूट अगर कांवड़िए लेते हैं तो जैसे आप हरिद्वार एंटर करते हैं तो वहां अगर इस तरह का कोई ढाबा है जिसने असली नाम नहीं बताया हुआ, नाम बताना होगा, मालिक का नाम, पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, लाइसेंस दिखाना जरूरी होगा। और अगर गलत निकले तो कानूनी कार्रवाई तो ठीक, चलिए 2 लाख का जुर्माना, जेब अलग से ढीली हो जाएगी। नाम पछताएंगे बड़ा, मतलब नाम अगर छिपाएंगे बड़ा पछताएंगे। 2 लाख का जुर्माना, 2 लाख का जुर्माना लगेगा। अभी जो फैसला आ चुका है, बल्कि ये फैसला हो गया है, अभी ये विचाराधीन नहीं है, ये खबर अभी कंफर्म अब हो चुकी है कि उत्तराखंड में ढाबे, रेस्टोरेंट चलाने वालों को अपना असली नाम बताना होगा। ये नेम प्लेट विवाद जो पूरा चल रहा था उसको लेकर, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हरिद्वार जाएंगे कांवड़िए, तो शुचिता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो सारी चीजें हैं जिसके तहत ये मांग की जा रही थी। 2 लाख का जुर्माना लगेगा। लेकिन कांवड़ से उसके बावजूद विपक्ष को क्यों हो रहा है कष्ट? सबसे पहले बात आज इसी की। कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है। योगी सरकार के आने के बाद दृश्य बदला है। अब यात्रियों के सम्मान की व्यवस्था भी होती है और उनकी सुरक्षा की चिंता भी की जाती है। कांवड़ यात्रा के नाम से बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर कौन है, इसको बेचने वाले का नाम क्या है, नाम पूछा जा रहा है। समाज के अंदर एक विद्वेष की दीवार खड़ी कर, ये बहुत गलत हो रहा है। सकुशल कांवड़ यात्रा कराने के लिए, सुरक्षा शांति व्यवस्था के लिए हम पुलिस प्रशासन और सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। साहब देखिए, जो नेम प्लेट विवाद है ना, ये कुछ भी बताने से पहले कुछ चीजें स्पष्ट करना जरूरी है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म से जो नेता कुछ हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ शुचिता का मामला है। कोई कांवड़िया है, किसी कंफ्यूजन की वजह से अगर उसकी यात्रा में कोई भंग पड़ता है तो ये सिर्फ शुचिता का मामला है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है साहब। अगर कोई हिंदू है वो भी नाम छुपा रहा है ना साहब, तो उसको भी अपना असली नाम बताना पड़ेगा। ये भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है किसी मुसलमान भाइयों को ऐसा बताना पड़ेगा। कोई हिंदू अगर नाम छुपा रहा है उसको भी अपना असली नाम बताना पड़ेगा। आप नाम बता दीजिए। उत्तराखंड में फैसला हो गया, 2 लाख का जुर्माना, 2 लाख का जुर्माना लगेगा। अब आप सोचिए, एक और यूपी में जातीय संघर्ष सुलगाने की कोशिश हो रही है लगातार। इटावा, लगातार हम आपको बता ही रहे थे, प्रयागराज से लेकर इटावा तक सनातन धर्म में जातिवाद की आग लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में अभी कितना समय, 10 दिन बाद 11 जुलाई से सनातन एकता की प्रतीक
पवित्र कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कावड़िए आएंगे। कावड़ यात्रा में जिस तरह श्रद्धालु जाति से ऊपर उठकर भोले बन जाते हैं और बम बम भोले का उद्घोष होता है, वो बताता है कि यह पर्व सनातन एकता का सबसे बड़ा पर्व है। यहां कोई जाति नहीं होती, यहां पर किसी की कोई जाति नहीं होती, कोई ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, बनिया कुछ नहीं होता, साहब सारे सनातनी होते हैं। इस पर्व के लिए कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, वो हमें ऐसा लगता है कि कावड़ यात्रा में विश्वास करने वाले करोड़ों सनातनियों को यह बात बुरी लग सकती है, बुरी तरह से चुभने वाली है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कावड़ यात्रा के माध्यम से देश में नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो कावड़ के लिए इस तरह की बात कह सकते हैं। किसी और धर्म के त्योहार के लिए कावड़ की जगह कोई और धर्म का त्योहार लगा दीजिए, फिर देखिएगा सारे फेविकोल खा के बैठ जाएंगे, कोई नहीं बोल पाएगा वो लाइन। लेकिन कावड़िए कावड़ के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश वो कह सकते हैं। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा के विश्वास पात्र यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, योगी सरकार ने कावड़ यात्रा को प्रोपेगेंडा टूल यानी कि दुष्प्रचार का हथियार बना दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी बातें कावड़ यात्रा के लिए, उस कावड़ यात्रा के लिए कही जा रही है जिसमें मान्यताओं के अनुसार आप जानते हैं भगवान परशुराम पहले कावड़ यात्री थे और देश में हर साल यह आंकड़ा 7 करोड़ 7 से 8 करोड़ की संख्या में कावड़ भाई श्रद्धालु कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। कावड़ यात्रा के लिए ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है कावड़ यात्रा के जरिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, कुछ माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी जब नाम पहचान छिपाया गया। इसी की वजह से अब इतनी तैयारियां की जा रही है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। यह धर्म का मामला है ही नहीं, ये लोगों की भावना आस्था का मामला है। पिछले साल कावड़ यात्रियों की शुचिता और भावनाओं को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने का एक फैसला दिया था, क्योंकि कई बार ऐसे सांप्रदायिक विवाद हो चुके हैं जिसमें नाम पहचान छिपाकर चलाए जा रहे किसी ढाबे रेस्टोरेंट में गलती से कंफ्यूजन में खाना खाने से कावड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। बाद में पता लगा इस साल भी उसी तरह से कुछ हिंदूवादी संगठन अब निकल चुके हैं कावड़ रूट पर। लगातार रिपोर्ट्स आ रही, हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं जगह जगह कि नाम छिपाकर ढाबा चलाने वालों को असली नाम बोर्ड में लिखने के लिए वो लोग कह रहे हैं, मांग की जा रही है साहब कि कावड़ यात्रा के रूट में दुकानदार अपनी तरफ से अपना असली नाम लिखें। इसके लिए कावड़ रूट वाली दुकानों पर हिंदू संगठन देवी देवताओं की मूर्तियां रख रहे हैं, भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। साहब इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि कावड़ यात्रा के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है ना, ये देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, नफरत का माहौल। इस पर बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है। दिग्विजय सिंह का साहब का कहना है कि कावड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। यह उस पार्टी की ओर से हैरान करने वाली बात नहीं है जिसने हिंदू आतंकवाद और हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वैसे ऐसा पहले भी नहीं, इससे पहले महाकुंभ आया था तो महाकुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया था। आपको याद है जब उन्होंने कहा था डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या, डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। दो ही आस्था के सबसे बड़े पर्व है ना साहब, एक महाकुंभ और एक कावड़। मतलब ये इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है। जब महाकुंभ आया तब महाकुंभ का मजाक उड़ाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मतलब जाति की पहचान से ऊपर उठाने वाले सनातन धर्म में दो पर्व होते हैं, एक महाकुंभ आस्था का इतना बड़ा मेला, करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था महाकुंभ को लेकर, आपको याद है? डुबकी लगाने से पेट भरेगा क्या, डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। किसी ने पूछा था इफ्तार करने से होता है क्या, ये सब कभी कहा इफ्तार के बारे में ऐसा। लेकिन अब महाकुंभ को लेकर हमले बोले गए, आज कावड़ को नफरत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कावड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कावड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। ये तो पहले से भी चला आ रहा था। जो जिसकी मीट मांस की दुकान थी वो भी लोग जब कांवड़ यात्रा शुरू थी तो स्वयं से वो लोग अपनी दुकान को बंद कर लेते थे, हटाते थे।
कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई उसमें व्यवधान ना हो, वो पहले से चली आ रही है चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। ये केवल उसका प्रोपगंडा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। साहब हास्यास्पद क्या है? हास्यास्पद ये होता है कि जो नाम छिपाने की बात करते हैं वो तो सेकुलर है, लेकिन जो नाम बताने की बात करते हैं कि सच अपना नाम बता, तो वो लोग कम्युनल हो जाते हैं। मतलब ये हैरानी की बात है कि देश में उन लोगों को सेकुलर कहा जाता है जो नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर कावड़ यात्रियों की भावनाओं से एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, जाने अनजाने कंफ्यूजन रखते हैं। लेकिन कावड़ यात्रा की कड़ी तपस्या के दौरान शुचिता और शुद्धता, ये तो शुद्धता का अधिकार है साहब, शुद्धता की मांग करने वाले कावड़ियों के साथ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें सांप्रदायिक बता दिया जाता है। ये नया भारत सोचिए, मतलब नाम छिपाना सेकुलर, नाम बताना कम्युनल। कावड़ यात्रा पर नेम प्लेट को लेकर सांप्रदायिक ठप्पा लगाने वाले विवाद 3 दिन पहले तब और बढ़ गया जब हिंदू धर्मगुरु स्वामी यशवीर यूपी के मुजफ्फरनगर में, आप सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, पंडित जी वैष्णो ढाबा पर हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे। ढाबे का क्या नाम? पंडित जी वैष्णो ढाबा। ठीक, उन्होंने आरोप लगाया कि ढाबे का मालिक मुस्लिम है, उसने हिंदू नाम से ढाबा क्यों खोल रखा है? फिर पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये कंफ्यूजन होगी फिर, जो न सिर्फ गलत है बल्कि कावड़ यात्रा के दौरान सनातन के लोगों के साथ धोखा है, ऐसा इन्होंने कहा। ढाबे के मैनेजर ने बताया कि वो हिंदू है, ढाबे की मालिक हिंदू है। यहां मामला फंस गया। फिर क्या हुआ? जो हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे, लोगों ने होटल मालिक से आधार कार्ड की मांग की। होटल के मैनेजर ने आधार कार्ड नहीं दिया। बताया गया कि आधार कार्ड देने में टालमटोल करने पर जब हिंदूवादी संगठनों ने पेमेंट के लिए क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर कोड, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, जब क्यूआर कोड स्कैन किया तो ढाबे मालिक की पोल खुली। ढाबे पर लगाया गया क्यूआर कोड एक मुस्लिम के नाम पर था। ये देखकर हिंदूवादी संगठनों ने ढाबे पर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 6 सदस्यों को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर थाने में हाजिर होकर जवाब देने के लिए कहा है, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग है। ये सारा काम करना हिंदूवादी संगठनों का काम नहीं है, ये काम करना होगा पुलिस करेगी। अब उत्तराखंड में नियम बना दिया गया, 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह का नियम अगर उत्तर प्रदेश के लिए बनता है तो पुलिस प्रशासन का काम है, ये मॉरल पुलिसिंग का काम हिंदूवादी संगठनों का नहीं है। इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया, थाने में हाजिर होकर जवाब देना पड़ेगा साहब। इसी घटना का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया मयम के सांसद असद ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में संघ के लोगों ने एक दुकान के मैनेजर से उसकी जानकारियां मांगी, आधार कार्ड चेक किया, यहां तक कि दुकान मैनेजर की धार्मिक पहचान जानने के लिए उसकी पैंट तक खोलने की कोशिश की। तब पता चला कि उसका नाम गोपाल है। दूसरी तरफ साध्वी प्राची ने कहा कि कावड़े रूट पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, नाम छिपाने वाले के खिलाफ पवित्रता से खिलवाड़ करने के आरोप में कार्रवाई की जाए। सुनिए। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है, ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही। कौन क्या छिपा रहा है पता नहीं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह अपना पाक प्रेम नहीं छिपा रहे। खुलकर नसीरुद्दीन शाह अपना पाक प्रेम नहीं छिपा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के पक्ष में खड़े हुए, पोस्ट किया, बाद में डिलीट किया, बवाल छिड़ गया साहब। बात अब इसकी। उन्होंने जो सरदार 3 पे रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने जो दिलजीत दोसांझ पे रिस्पॉन्ड किया है, हम हैरान नहीं है, क्योंकि नसीर साहब को ये आदत है, पाकिस्तान की तरफ उनका एक्स्ट्रा लगाव है, उनका एक्स्ट्रा प्यार है। हम
न गुंडे हैं न जुमला पार्टी है। हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, गलती होगी है, से सॉरी एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं मेरा एटीट्यूड है मैं नहीं सॉरी बोलूँ। कर दो ना, डब्बे में डाल दो, कहीं रिलीज मत करो। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना नाम कमाया है, छोड़ दो इस फिल्म को, ये बवाली खत्म हो जाए। एक अनाउंसमेंट कर दो कि सॉरी नहीं चाहिए फिल्म। ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये 25 या 26 साल पहले एक फिल्म आई थी, अच्छा वो तस्वीरें चल रही हैं, देखी थी आपने? सरफरोश देखी होगी आपने, बड़ी बड़ी शानदार काम किया था नसीर भाई ने, नसीरुद्दीन शाह ने। इस फिल्म में गुलफाम हसन नाम का एक कैरेक्टर था जो एक बड़ा संगीतकार था, जिसे भारत ने इज्जत, शोहरत, प्यार, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन वो पाकिस्तानी निकला। उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता था, वो गद्दार निकला। वो एक फिल्म का कैरेक्टर था, गुलफाम हसन। अब कोई भी फिल्म में कोई बात करता है गुलफाम हसन, तो नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह से किरदार निभाया था, हर कोई इसको याद करता है। निभाया नसीरुद्दीन शाह साहब ने। लेकिन आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि साहब फिल्म रिलीज के ये 25 साल बाद भी नसीरुद्दीन शाह गुलफाम हसन के कैरेक्टर से बाहर नहीं आए हैं क्या? उनका पाकिस्तानी प्रेम गाहे बगाहे बाहर निकल ही आ जाता है। सोशल मीडिया पर भी गुलफाम हसन, मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ना ट्रेंड हो रहा है। वजह उनका दिलजीत दोसांझ के समर्थन में किया गया एक विवादित पोस्ट, दिलजीत दोसांझ के समर्थन में किया गया, जिसमें वो मेरी नजर में जब मैंने पढ़ा, वो दिलजीत से भी एक कदम आगे निकल गए। दिलजीत से भी एक कदम आगे। दिलजीत की फिल्म का विरोध करने वालों को गुंडा कह दिया। यानी कि आप जो लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, अगर आप दिलजीत के पाकिस्तानी नफरती जहरीली हानिया के साथ काम करने के विरोधी थे तो आप गुंडे हैं। नसीरुद्दीन शाह की नजर में उनको गुंडा कह दिया, पाकिस्तान का विरोध, और कैलासा की तुलना पाकिस्तान से कर दी। दिलजीत को तो पीछे छोड़ दिया नसीरुद्दीन शाह ने। आज की खबर जानते हैं, आज ही मैं क्यों बता रहा हूं आपको? विवाद हुआ, पोस्ट डिलीट कर दिया है। नसीरुद्दीन शाह ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। मगर पोस्ट तो साहब आपने डिलीट कर दिया, लेकिन लोगों के दिल से भी डिलीट अब शायद हो गए हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब पोस्ट डिलीट कर दिया। क्या था वो पोस्ट? वो तो सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड है, कहीं से भी मिल जाएगा। अब कई लोगों को कहने का ये मौका मिल गया। वो पोस्ट क्या था कि नसीरुद्दीन शाह 25 साल बाद भी पाकिस्तान प्रेमी गुलफाम हसन के कैरेक्टर से बाहर ही निकल पा रहे हैं। कल इस पोस्ट में क्या कहा था उन्होंने? मैं शब्दशाह, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, अंग्रेजी का है, हिंदी अनुवाद शब्दशाह मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ठीक है, आपका अधिकार है, आप खड़े होइए। आगे उन्होंने लिखा, जुमला पार्टी का गंदा चालबाज विभाग दिलजीत दोसांझ पर हमला करने का मौका तलाश रहा है। ठीक है, उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। आगे उन्होंने लिखा, फिल्म की कास्टिंग के लिए दिलजीत जिम्मेदार नहीं थे, निर्देशक जिम्मेदार थे। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कर सकते हैं सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उन्होंने कहा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है, जबकि दिलजीत को पूरी दुनिया जानती है। ठीक बात, वो कास्ट के लिए राजी हो गए क्योंकि उनके दिमाग में जहर नहीं भरा है। आगे उन्होंने जो लिखा, ये गुंडे जो चाहते हैं वो भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत को खत्म करना है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ये गुंडे जो चाहते हैं वो भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत को खत्म करना है। मेरे वहां करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत कुछ प्यारे दोस्त हैं, और कोई भी मुझे उनसे मिलने या जब भी मेरा मन करे उन्हें प्यार भेजने से कोई नहीं रोक सकता।
इस पोस्ट के आखिरी में नसीरुद्दीन शाह ने जो लिखा वो भारत के करोड़ों लोगों के लिए चुभने वाला हो सकता है। उन्होंने लिखा, जो लोग कहेंगे पाकिस्तान जाओ, उनको मेरा जवाब कैलासा जाओ। देखिए मैं आपको समझाता हूं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने इस पोस्ट में उन सभी हिंदुस्तानियों को गुंडा कह दिया, जो भी हिंदुस्तानी ये पाकिस्तान की नफरती, जहरीली, भारत विरोधी एक्ट्रेस हानिया का विरोध कर रहे थे। अगर आप दिलजीत के उस नफरती, जहरीली पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने का विरोध कर रहे थे तो आप गुंडे, नसीरुद्दीन शाह के हिसाब से। उनका पाक प्रेम यही नहीं रुका साहब। और अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अगर आप हानिया का, इस जहरीली नफरती एक्ट्रेस का जो ऑपरेशन सिंदूर और हमारी भारतीय सेना और मेरे भारत पर सवाल उठाती है, मेरे तिरंगे पर सवाल उठाती है, अगर आप लोग इस जहरीली एक्ट्रेस का विरोध कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जहर भरा हुआ है और आप गुंडा तत्व हैं नसीरुद्दीन शाह के हिसाब से। पाकिस्तानियों को कुछ मत कहिए ना, बुरा लगता है नसीर जी को। उनका पाकिस्तान प्रेम यही नहीं रुका, उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कैलासा से कर दी। मैंने क्यों कहा? दिलजीत को भी पीछे छोड़ दिया साहब। दिलजीत से भी आप बहुत आगे निकल गए नसीरुद्दीन शाह। पाक प्रेम ऐसा उमड़ रहा है, पाकिस्तान की तुलना कैलासा से कर दी। आपकी जानकारी के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि उन्होंने जब लिखा कि कैलासा जाओ, उन्होंने नहीं बताया कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा या वो किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कैलासा जाओ मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है। तीसरी बात जो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान के जिन पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार किया, कलमा पढ़ा कर मारा, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और वो पाकिस्तान में अपने लोगों को प्यार भेजते रहेंगे, प्रेम संदेश जारी रहेंगे। इसलिए आज सवाल यह कि नसीरुद्दीन शाह के दिल में जितना दर्द पाकिस्तान के कलाकारों के साथ काम करके खुश दिखाई दे रहे दिलजीत दोसांझ के लिए है, क्या उतना ही दर्द पहलगाम नरसंहार के लिए है? और अगर था तो क्या उन्होंने जाहिर किया? अभी तो बहुत खुलकर वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। तब क्या पहलगाम में जिन लोगों का नरसंहार हुआ पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, क्या उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था? नसीरुद्दीन शाह ने जितनी मजबूती से दिलजीत के साथ खड़े होने का दावा किया, क्या उतनी ही मजबूती से वो पहलगाम नरसंहार में मारे गए अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ वो खड़े हुए थे? आज जिस तरह नसीरुद्दीन फिल्म में कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि दिलजीत का विरोध करने वाले लोगों के दिमाग में जहर भरा है, क्या उन्होंने पहलगाम हमले के वक्त भी कहा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के दिल में हिंदुओं के लिए जहर भरा है? देखिए, न्यूज़ 18 की रिसर्च टीम ने हमें बताया कि नसीरुद्दीन शाह के फेसबुक अकाउंट पर पीएम मोदी के विरोध में बोले तो काफ़ी पोस्ट मिले साहब, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिला जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने या तो पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया, या धर्म पूछकर हत्या को गलत बताया, या पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को गाली देने वाली एक्ट्रेस का विरोध करने वालों को गुंडा कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जो जहरीली नफरती पाकिस्तानी एक्ट्रेस गाली दे रही है, उसका हम लोग विरोध करें तो हम गुंडा, ये कौन फिर? लेकिन भारत में पाकिस्तान की जहरीली एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की फिल्म का विरोध हुआ तो दर्द किसे हुआ? नसीरुद्दीन शाह तक पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट किया उसमें गलती से उनका असली एजेंडा साफ सामने आ गया। हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस पोस्ट के आखिरी लाइन में नसीरुद्दीन शाह ने जो लिखा वो सबसे विवादित। पाकिस्तान चले जाओ कहने वालों से मैं कहूंगा कैलासा चले जाओ। ये लाइन करोड़ों लोगों को चुभने वाली इसलिए हो सकती है, हालांकि उन्होंने नहीं इसका संदर्भ बताया कि कैलाश मानसरोवर या कैलासा, किसकी वो बात कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह हिंदू बहुल देश के लोगों को जिस कैलासा भेजने की बात कर रहे हैं वो कैलाश मानसरोवर भी हो सकती है, या कैलासा वो आप जानते हैं ना काल्पनिक हिंदू देश, 2019 में भारत से भाग निकले नित्यानंद ने देश की स्थापना की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलासा उस द्वीप का नाम रखा गया जिसे लेकर अफवाह है कि नित्यानंद ने वो द्वीप इक्वाडोर से खरीदा और पवित्र कैलाश के नाम पर द्वीप का नाम कैलासा रख दिया। सवाल ये है साहब कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के लिए प्रेम संदेश भेजने वाले नसीरुद्दीन शाह क्या हिंदू बहुल देश से लोगों को भाग जाने के लिए कह रहे हैं? क्या हिंदुओं के किसी काल्पनिक देश की तुलना पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान जैसे क्रूर और घिनौने देश से हो सकती है? कैलासा की तुलना पाकिस्तान से?
नसीरुद्दीन शाह से दूसरा सवाल कि दिलजीत का समर्थन लोकतांत्रिक है। ठीक, बिल्कुल, आप करिए ना, खुला समर्थन करिए। तो विरोध गुंडागर्दी कैसे होगी साहब? आप करें तो लोकतांत्रिक, हम विरोध करें तो गुंडागर्दी। क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी दुश्मन देश पाकिस्तान को प्रेम संदेश भेजना ये देश से धोखा नहीं है, देश से गद्दारी नहीं है क्या? देश से तो गद्दारी हुई ना साहब। मतलब सेना कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रही है क्या? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के विरोध का मतलब दिमाग में जहर भरा होना है, और जितने भी लोगों के दिमाग में, हिंदुस्तानियों के दिमाग में पाकिस्तान को लेकर जहर भरा है, वो सारे गुंडा तत्व है। नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत की जुगलबंदी ऐसे भी समझी जा सकती है। आप सुनिए, आप जो एक बड़ा संयोग दिखा। नसीरुद्दीन शाह साहब का ये पोस्ट दिलजीत के उस वीडियो के बाद सामने आया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उस वीडियो में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि दोसांझ ने दिल जीत लिया, दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान का दिल जीत लिया, शानदार काम, शानदार परफॉर्मेंस, बॉक्स ऑफिस पर शानदार। दिलजीत ने यह वीडियो भारत में उन लोगों को शायद चिढ़ाने के लिए पोस्ट किया कि तुम्हारे विरोध से कुछ नहीं होता, मेरा तो बढ़िया धंधा चल रहा है साहब, पाकिस्तान में बम्पर मूवी, छा गई मूवी, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ दिलजीत के काम करने का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तानियों ने तो मुझे पसंद किया। इसी के बाद टाइमिंग नसीरुद्दीन शाह का पोस्ट भी आ गया जिसमें उन्होंने दिलजीत के बहाने पाकिस्तान को अपना प्रेम संदेश भेज दिया। यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर समेत पाकिस्तान के 4 कलाकारों वाली फिल्म का प्रमोशन किया था। लेकिन भारत में इस फिल्म का जबरदस्त विरोध के बावजूद दिलजीत की यह फिल्म पाकिस्तान में धूमधाम से रिलीज हुई। पाकिस्तानियों भारतीयों को चिढ़ाया कि दिलजीत का विरोध करने से फिल्म का कुछ नहीं बिगड़ा, और अब नसीरुद्दीन शाह ने खुलकर कह दिया है कि फिल्म का विरोध करने वालों के दिमाग में जहर भरा हुआ है। सुनिए। जुमला पार्टी कहा है हम लोगों को, हमें गुंडा कहा है, गूंज कहा है। आपने ये एड्रेस किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के एम्प्लॉइज को। हम न गुंडे हैं न जुमला पार्टी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको तो शायद पता होगा, या तो आप इस देश में नहीं है, या आप टीवी देखते नहीं है, आप अखबार पढ़ते नहीं है, आपको शायद पता कैसे पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है पिछले 40 साल से उन्होंने हमारे देश का जीना हराम कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं साहब, ये बहुत बड़ी खबर है, अगर आप मिस कर गए हैं अभी तक। आपने क्या लव जिहाद के मामलों में सिर्फ ऐसे मुस्लिम आरोपियों के नाम सुने होंगे जिन पर नाम, पहचान, धर्म छिपाकर, टीका लगाकर कलावे वाले छलावे के सारे हिंदू बच्चियों को धोखा देने के आरोप हैं। ऐसे मामलों में पहली बार ऐसी मुस्लिम लड़की गिरफ्तार हुई है जो अपना नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर साहिबा बानो से खुशी तिवारी बनी। उसका असल नाम साहिबा बानो, वो बनी खुशी तिवारी। एक हिंदू से शादी की और शादी की रात ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसने अपना इंट्रोडक्शन अनिरुद्धाचार्य जी के सामने दिया था, वहीं रील बना दी, मामला खुल गया। साहिबा ने प्लान बनाया, कर दिए टुकड़े टुकड़े। बात इसकी। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपके 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंद ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। खुशी तिवारी नामक एक महिला जो है उसको पकड़ा गया है। इसकी असली आइडेंटिटी है साहिबा बानो। इसका एक अन्य साथी कौशल, जो कि इसका कथित प्रेमी और पति है, वो भी पकड़ा गया है। और एक ड्राइवर इनका है सैमुद्दीन, वो भी पकड़ा गया है। इसी दौरान इन्होंने एक हलफनामा, एक एफिडेविट भी बनाया जिसमें कि ये लिखवा लिया कि मरने के बाद में इंदर तिवारी की पूरी प्रॉपर्टी खुशी तिवारी के नाम पे आ जाएगी। वीडियो आपको दिखाते हैं। ये जो वीडियो चल रहा है ना, ये वीडियो करीब 2 महीने पुराना है। 2 महीने, पूरी कहानी सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे आप। 2 महीने पुराना वीडियो। इनका नाम है साहब इंद्र कुमार तिवारी। इंद्र कुमार तिवारी, ये व्यक्ति कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कथा में पहुंचे, अपना दर्द सुनाया। इंद्र कुमार तिवारी बता रहे हैं कि साहब उनके पास 18 एकड़ जमीन है। 18 एकड़ जमीन, शादी नहीं हो रही। अनिरुद्धाचार्य जी को अपना दर्द बताया। इस दौरान इंद्र कुमार और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच हल्की फुल्की बातें भी होती हैं। इंद्र कुमार तिवारी अपनी उम्र बताते हैं, वो 45 साल के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही।
18 एकड़ जमीन है मेरे पास, ये इन्होंने अपना सारा बता दिया वहां पर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जब बुढ़ापे में शादी, अब बुढ़ापे में शादी क्या करना। सोशल मीडिया पर इस बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। पता लग गया इस आदमी के पास 18 एकड़ जमीन है, शादी करना चाहता है, 45 साल उम्र है, शादी नहीं हो रही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंद्र कुमार तिवारी की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई। उन्हें एक मुस्लिम लड़की साहिबा बानो ने अपना नाम बदलकर खुशी बनकर धर्म छिपाकर फंसा लिया। और अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आप शॉक हो जाएंगे। इनकी हत्या हो चुकी है, इज नो मोर। इनकी हत्या हो चुकी है। इंद्र तिवारी की हत्या की यह स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, ये दिखाने से पहले ना ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो हत्या की वजह बना, ये बताते हुए कि अभी हमारे बीच में नहीं है। दिखाइए। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा, क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन जाओ, अब का शादी करना बुढ़ापे में? क्या जमीन जगह है ना महाराज जी, साधु। 18 एकड़ जमीन है, मार दिया। इस वायरल वीडियो को किसी को इंद्र तिवारी के साथ किसी को मजबूरी दिखी, किसी को लाचारी दिखी, किसी को वंश चलाने की उनकी चाहत, किसी को दिख गया 18 एकड़। किसी को इस पूरे वीडियो में सिर्फ इंद्र कुमार तिवारी का पैसा दिखा, करोड़ों की जायदाद, 18 एकड़ जमीन दिख गई। शुरू हो गई साहब उस जमीन को हड़पने की साजिश। जबलपुर से करीब 600 किलोमीटर दूर यूपी के गोरखपुर में, ये जो आप महिला देख रहे थे ना, ये महिला साहिबा बानो नाम है, साहिबा बानो। इसने वीडियो देखा, साहिबा बानो, जो इंद्र तिवारी का वायरल वीडियो देखने के बाद खुशी तिवारी बन गई। अपने बॉयफ्रेंड कौशल के साथ मिलकर 18 एकड़ जमीन को हड़पने का प्लान बनाया। आज से करीब 1 महीने पहले 26 मई को इस साजिश का पहला प्लान एक्टिवेट किया गया। सुनिएगा, ये कोई मूवी का प्लॉट लग रहा है। जब साजिश करता कौशल जबलपुर में इंद्र तिवारी के गांव पहुंचा, कोई कौशल इंद्र तिवारी के गांव पहुंचे, उसने बताया कि खुशी तिवारी उसकी बहन है, नाम है साहिबा बानो। उसने बोला कि मेरी बहन का नाम है खुशी तिवारी, वो इंद्र जी से शादी करने को तैयार है। कौशल ने शादी का शगुन इंद्र को दिया और गोरखपुर लौट आया। वहीं इंद्र ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। 1.5 लाख रुपए कैश इकट्ठे किए और खुशी के लिए 1.25 लाख रुपए के गहने भी बनवाए। अब खुशी उर्फ साहिबा बानो ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश का दूसरा प्लान एक्टिवेट कर दिया। इंद्र तिवारी को शादी के लिए गोरखपुर बुलाया। इंद्र कुमार भी सारा कैश गहने लेकर 3 जून को गोरखपुर पहुंचे, जहां वो 2 दिनों तक साहिबा उर्फ खुशी और कौशल के साथ उनके घर पर रहे। आगे बहुत दर्दनाक एंड है साहब इसका। इसके बाद साहिबा बानो और कौशल ने साजिश के तीसरे प्लान को एक्टिवेट किया। 2 दिन बाद 5 जून को इंद्र तिवारी को लेकर दोनों पड़ोस के जिले कुशीनगर के एक होटल पहुंचे। इसी होटल में साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने इंद्र के साथ फर्जी शादी की रस्में पूरी की, वीडियो बनाया। अब बारी थी साजिश को अंजाम देने की, वो 18 एकड़ पैसा। लेकिन इससे पहले दोनों आरोपियों ने इंद्र तिवारी से एक हलफनामा तैयार कराया, जिसमें पत्नी होने के नाते खुशी तिवारी को 18 एकड़ जमीन का असली वारिस बताया गया। सारी प्लानिंग पूरी होने के बाद आरोपियों ने इंद्र तिवारी के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। पहले साइन करवा लिया कि 18 एकड़ जमीन आज से खुशी की, जो थी साहिबा बनी खुशी। फंसाया तिवारी को, इंद्र कुमार तिवारी को, 18 एकड़ अपने नाम कर ली। फिर खाने में मिला दी बेहोशी की दवा, बेहोश कर दिया। और अपने एक और साथी शमसुद्दीन अंसारी के साथ मिलकर साहिबा बानो और कौशल ने चाकुओं से गोद कर इंद्र कुमार की हत्या कर दी। रील बनाई थी, कथा में पहुंचकर मर्डर हो गया। आरोपियों ने हत्या के बाद इंद्र कुमार के शव को पास के ही झाड़ियों में फेंक दिया, फरार हो गए। पुलिस को अगले दिन इंद्र कुमार तिवारी का शव मिला। जांच के दौरान शिनाख्त के बाद आरोपियों की तलाश शुरू हुई और अब ये तीनों आरोपी
साहिबा बानो, बदला हुआ नाम खुशी तिवारी, असल में साहिबा बानो, कौशल और शमसुद्दीन अंसारी पुलिस की गिरफ्त में। खुशी तिवारी नामक एक महिला जो है उसको पकड़ा गया है। इसकी असली आइडेंटिटी है साहिबा बानो और इसके पास खुशी तिवारी एवं साहिबा बानो नाम से भी आधार कार्ड है और साथ ही साथ इसका एक अन्य साथी कौशल जो कि इसका कथित प्रेमी और पति है वो भी पकड़ा गया है और एक ड्राइवर इनका है सैमुद्दीन, वो ही पकड़ा गया है। इसी दौरान इन्होंने एक हलफनामा, एक एफिडेविट भी बनाया जिसमें कि ये लिखवा लिया कि मरने के बाद में इंदर तिवारी की पूरी प्रॉपर्टी खुशी तिवारी के नाम पे आ जाएगी। इस तरीके से संपत्ति हड़पने के लिए इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव को जवाब दे दिया है। अगर तुम हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हो तो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। यह सलाह बाबा बागेश्वर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दे दी है। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेते हुए इन पर आरोप लगाया था कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं। बाबा बागेश्वर कथा के बदले 50 लाख रुपए लेते हैं और उस रकम का बड़ा हिस्सा अंडर टेबल यानी कि कैश में लेते हैं बाबा बागेश्वर। अखिलेश के इस आरोप का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर कोई हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है तो उसे अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। अखिलेश के सवाल बाबा का बाउंसर देखिए आप। जातिवाद की लड़ाई अब डीएनए टेस्ट पर आई। लोगों को शुगर होती है वो शुगर टेस्ट कराते हैं, किसी का बीपी हाई होता है वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो तुम डीएनए टेस्ट कराओ। धीरेन्द्र शास्त्री की यादव कथा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। कथावाचक चोटी कांड में नया ट्विस्ट। अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस यादव कथावाचक चोटी कांड अध्याय की शुरुआत हुई थी उस अध्याय में अब तक कई पन्ने पलटे जा चुके हैं। चोटी कांड की ये यात्रा इटावा से लखनऊ होते हुए अब महाराष्ट्र के भिवंडी जा पहुंची है। चोटी कांड की इस लड़ाई में अब डीएनए टेस्ट की नौबत आ चुकी है। इस कथा के आगे बढ़ने के साथ साथ नए किरदार भी शामिल होते जा रहे हैं। पहले यादव कथावाचक और ब्राह्मण यजमान, फिर अहीर रेजिमेंट, उसके बाद अखिलेश यादव और अब धीरेन्द्र शास्त्री। समाजवादी पार्टी का फोकस समाजवाद से पीडीए की तरफ शिफ्ट करने वाले अखिलेश यादव खुद इस कथा के पात्र बन बैठे और उन्होंने ही धीरेन्द्र शास्त्री को इस कथा का जबरिया पात्र बना दिया। यादव कथावाचक की इस पूरी कहानी को अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को ही क्यों शामिल करने की कोशिश की, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो व्यक्ति जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने का अभियान चला रहा हो, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए बैठा हो, जिस व्यक्ति ने सनातन के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, जिस व्यक्ति को पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हो और जिस व्यक्ति के हिंदू जनजागरण अभियान की खुद पीएम मोदी तारीफ कर चुके हो, ऐसे व्यक्ति का ईडी गठबंधन दलों के निशाने पर होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों को अब धीरेन्द्र शास्त्री से शायद डर लगने लगा है कि अगर ये व्यक्ति अपने हिंदू एकजुटता अभियान में सफल हो गया तो देश में कई पार्टियों की राजनीति इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। और ये बात शायद धीरेन्द्र शास्त्री भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के भिवंडी में सजे अपने कथा दरबार से अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर जोरदार प्रहार किया है और अखिलेश यादव को उनका डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दे डाली। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साहब नहीं क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र की धरती से उन सभी दलों और नेताओं पर हमला बोला जिनकी पार्टी जातिवादी धुरी पर ही टिकी हुई है। उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को जातियों में बांटने, जाति की खाई को चौड़ी करने और जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाले नेताओं को तनातनी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनी और तनातनी के बीच का फर्क बहुत शानदार तर्क देते हुए बयां किया। सनातनी है, तनातनी नहीं है। तनातनी का मतलब जो आपस में विरोध करे, जातियों में, भेदभाव में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेश। कांग्रेस पार्टी में परिवार हाईकमान है साहब। देखिए, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक लोग यही जानते हैं साहब कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष ही उसका असली आलाकमान होता है, मतलब अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी कोई आलाकमान है। वैसे ये हैरान तो नहीं करता, लेकिन ये बयान खुद उन्होंने कन्फेस कर लिया है। मतलब ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद कह दिया। उनके 2 दिन पुराना उनका बयान, बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है, विवाद बढ़ गया। क्योंकि आज बीजेपी ने, अच्छा, एक मीम भी जारी किया बीजेपी ने। अगर हम दिखाएं, बीजेपी ने मशहूर वेब सीरीज पंचायत का एक प्रतीकात्मक वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया, ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है साहब, कि खड़गे जी तो सिर्फ मुखौटा है, असली आला कमान तो गांधी परिवार है। यानी कि खड़गे सिर्फ रिमोट हैं और कंट्रोल गांधी परिवार का है। ये वीडियो दिखा सकते हैं हम? दिखाइए एक बार। ये बीजेपी ने वीडियो जारी किया आज। ठीक है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद हमारे काम आ जाए वही बहुत है। वो सब तो ठीक है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद हमारे काम आ जाए वही बहुत है। वो सब तो पूरा मामला क्या है, उससे पहले ना एक बार खड़गे जी का वो बयान एक बार सुन लीजिए, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस पर ये अटैक करने का मौका मिल गया। सुनिए। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. सवाल दरअसल कर्नाटक में सरकार बदलने को लेकर, सीएम बदलने को लेकर, माफ करिएगा, सीएम बदलने को लेकर था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से सवाल था, उन्होंने कहा ये फैसला तो आला कमान, हाई कमान लेगा। तो पता लगा वो तो खुद अध्यक्ष हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान मैं एक बार क्लियर कर दूं, उस वक्त का है जब कल बेंगलुरु में उनसे कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर सवाल पूछा गया कि मतलब डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया क्या वहां पर हो रहा है, कांग्रेस के फैक्शंस वहां पर हो रहे हैं, डीके शिव कुमार के करीबी दावा कर रहे हैं कि 100 विधायक हमारी तरफ हैं। ये सवाल पूछा गया कि क्या कर्नाटक में सीएम बदलने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस में इस वक्त मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान चल रही है। डीके शिव कुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि 100 एमएलए विधायक नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के करीबियों का कहना है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए और डीके शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विधायक और कर्नाटक के लोग यही चाहते हैं। और यही सवाल पूछा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे से, क्या कर्नाटक में सीएम बदलने जा रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पार्टी आलाकमान तय करेगा।